हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें ग्रामर का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं, व्याकरण का, जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी केवीएस स्पेशल के लिए है। ठीक, इस श्रृंखला में आइए हम अगले सवाल लेकर आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सवाल बन रहे हैं और किस तरीके के सवाल आपके पाठ्यक्रम में पेपर में पूछे जा रहे हैं। अभी केवीएस की परीक्षा हुई है, जो विभागीय परीक्षा थी, उस परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न आए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं क्या कहता है। तो पहला सवाल कह रहा है कि हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है, रेखांकित शब्द क्या है। तो अर्थात 5 अरब साल के बारे में पूछ रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण में होता क्या है? जैसे संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है, जैसे मैं, तू, वह, ये सब क्या है? वह, यह, मैं, तू, हम, आप, ये सब क्या है? सर्वनामिक है, अर्थात जो सर्वनाम से मिलकर बनते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, संकेत किया जा रहा है, पूछा जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वे कहाँ हैं, मैं अभी आया, ये सब क्या है? ये सब सार्वनामिक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण 3 तरीके के होते हैं जिसमें संख्याओं का बोध होता है। जैसे एक निश्चित होता है, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित, और तीसरा होता है परिमाणवाचक। ठीक, तो परिमाण के रूप में जैसे 2 किलो दूध, 3 लीटर तेल, ये सब क्या है? ये सब परिमाणवाचक है, अर्थात इसको हम गिन नहीं सकते, ये तौल में आते हैं, लीटर में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे 10 किलो आटा, ठीक, तो ये सब क्या है? परिमाण में है। अनिश्चित में क्या है? कुछ दे दो, कुछ, थोड़ा सा, ये सब क्या है? अनिश्चित है, मतलब जिसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब कि गिनती, काउंटिंग नहीं कर सकते हो, वो सब क्या है? निश्चित में क्या है? जैसे 4 रुपये, 5 किलोमीटर, ये सब क्या है? ये सब मतलब इसका मापन हो सकता है, मेजरमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और तीसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुण के आधार पर, जैसे वह सुंदर है, वह काला है, वह गोरा है, वह मोटा है, वह लंबा है, ये सब क्या है? उसके गुण है। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण ये हो गई। तो यहाँ कह रहा है 5 अरब साल पहले, तो यहाँ जो साल है, ये साल क्या है? साल संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और ये विशेषण कैसा विशेषण है? 5 अरब साल पहले। तो यहाँ पर ये क्या है? काउंटेबल है, आप गिन सकते हो। तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक में भी कैसा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक। जैसे 5 अरब साल पहले, 10 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले, ये सब क्या है? ये सब आप गिन पा रहे हो ना। तो ये, इसलिए जो राइट आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कह रहा है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, अर्थात जिस किसी चीज़ की शुरुआत ही ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे। अर्थात जिसका कोई शुरुआत ही ना हो या आदि ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे। अपरिमेय, जिसका कोई परिमेय ना हो। अनुपमेय, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपमेय होता है। जिसकी कोई तुलना न की जा सके, अतुलनीय होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए हो जाएगा, अनादि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ध्वनियों के प्रतीक होते हैं। ध्वनियों अर्थात स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। तो स्वर और व्यंजनों के प्रतीक क्या होते हैं? आपको पता ही होगा, वर्णमाला हमने पढ़ाई है, विस्तृत वर्णमाला पढ़ाई है, सारे वीडियोज पड़े हुए हैं।
तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी बताइए। अक्षर, ऑप्शन क्या है? पहला कह रहा अक्षर, दूसरा कह रहा है पद, तीसरा कह रहा शब्द और चौथा कह रहा वाक्य। अब आपने अगर वर्णमाला पढ़ी होगी, भाषा पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा तो बता लेंगे। तो ध्वनियों और ध्वनियों के प्रतीक को कहते हैं क्या? अक्षर। और ये अक्षर ही क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो स्वर प्लस व्यंजन, ये दोनों मिलकर कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। यही 52 अक्षर क्या है? वर्ण भी कहलाते हैं। यही वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप है। ठीक। और शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद क्या कहते हैं? पद जो है, जो वाक्य होते हैं वो उस वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। तो जैसे राम ने आप कहा, ये क्या है? ये एक पद है। फिर जैसे रावण को कहा तो रावण भी क्या है? एक पद है। बाण से मारा, ये भी एक पद है। तो ये क्या हो गया? पद क्या होता है? राम ने रावण को बाण से, ये सब क्या है? पद है। और वाक्य क्या होता है? जैसे आपने कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? एक वाक्य हो गया। ठीक। तो इस तरीके से अक्षर, पद, वाक्य और शब्द का निर्माण होता है। तो इसे आप समझ के रखिए। ठीक। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें। आदि, आदि, अवधि, अवधि, दिन, दीन। उच्चारण सही करेंगे तो अर्थ भी सही आएगा। तो आदि, आदि का मतलब जैसे आप कहते हैं मथुरा, काशी, बनारस, अजमेर, सियालदाह आदि आदि, अर्थात कि उसके और अभी आगे भी हैं, अंत नहीं हो गया। तो क्या विभिन्न तरह के जो प्रयोग आप करते हैं, जैसे कुछ शब्द बोले, कुछ वाक्य बोले, उसके आगे आदि आदि लगा देते हैं। जैसे मेवा, फल, मिठाई, नमकीन, बिस्कुट आदि आदि। तो उस बारे में कहा जा रहा है। आदि आदि मतलब विभिन्न तरीके के जो आप प्रयोग करते हैं उसके लिए है आदि। आदि मतलब अभ्यस्त किसी चीज़ के। जैसे कहे अरे वो फिल्म का तो आदि है, बिना फिल्म देखे उसका जो है नहीं हो सकता। आदि मतलब अभ्यस्त है, वो मतलब उसकी आदत ही पड़ गई है, आदि। हाँ, वो गंगा स्नान करने जाएगा, जैसे वो तीर्थाटन का आदि है, मतलब वो तो घूमने टहलने वाला है, वो घूमने का आदि है, उसे नहीं रोका जा सकता, वो कहीं न कहीं जाएगा। तो आदि, आदि मतलब अभ्यस्त। अवधि, 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 अवधि का मतलब समय। हाँ, अवधि समय। जैसे दिन के 12 बजे, ये क्या है? अवधि है, समय। अवधि, अवधि क्या है? भाषा है। जैसे रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई थी? तो अवधि में। ठीक। इस तरीके से दिन, दीन, दिन का मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार। हाँ, ये सब क्या है? दिनों के नाम है, दिन हो गया। फिर दीन, दीन मतलब दुखी, बेबस, लाचार, ये सब क्या है? दीनहीन, दुखी। तो पूछ रहा है कौन सा असंगत है? तो हमारी नज़र में तो कोई असंगत नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अर्थात जो सही होगा क्या होगा? डी सही है। फिर अगला कह रहा है कि इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। कहाँ लुढ़कता रहा? दरिया में। रेखांकित शब्द है। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता ही है। किसी भी नाम को, किसी भी नाम को आपसे कोई पूछे संज्ञा किसे कहते हैं, तो कोई भी ऐसा नाम जो आप ले सके वो क्या है? संज्ञा है।
ठीक। तो संज्ञा कितने तरीके के होता है? 3 तरीके के अकॉर्डिंग टू NCERT। इसी को फॉलो करो आप। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, और क्या है एक जातिवाचक। 2 और जो हैं वो इंग्लिश से आके हिंदी में आ गए हैं, तो हिंदी में 3 ही माने जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों को आप लगाएंगे, 5 नहीं लगाएंगे भूलकर भी। आपको नंबर कम लेने होंगे तभी लगाइएगा, सीधी सी बात है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, इस तरीके के जो शब्द आएंगे वो क्या होंगे? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा की जगह पर, जैसे जैसे मोहन बहुत अच्छा है, मोहन बहुत अच्छा है कह दिया, मोहन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। तो अब मोहन की जगह, मोहन क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर मोहन की जगह लगा दिया जाए कि वह बहुत अच्छा है, वह कौन? वह सामने जो दिख रहा है वह बहुत अच्छा है, तो वह बहुत अच्छा है तो क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया, ये ठीक। ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो यही बात है, संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। विशेषण क्या है? संज्ञा एवं सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा है या अच्छा लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि मोहन की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। मोहन कैसा है? मोहन अच्छा है, मोहन बुरा है, मोहन काला है, मोहन गोरा है, मोहन लंबा है, मोहन छोटा है, मोहन पतला है, मोहन मोटा है। ये सब क्या है? ये विशेषता है इसकी। तो ठीक इस तरीके से क्या होता है? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और बहुत अच्छा है तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। अब ये तो बता रहा है कि मोहन बहुत अच्छा है, मोहन अच्छा है, तो मोहन की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा बता रहा है, तो ये विशेषण। लेकिन कह रहा है कि नहीं मोहन बहुत अच्छा है, यानी कि एक तो अच्छा है ये सामान्य तरीका हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है ये आखिर उसमें क्या? ये जो बहुत है क्या है? ये प्रविशेषण, अर्थात विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? प्रविशेषण। तो इस बात को ध्यान रखिए। अब यहाँ कह रहा है लुढ़कता रहा शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्रिया हो जाएगा, क्योंकि लुढ़कता किससे बना है? लुढ़कना, लुढ़कना, लुढ़कना क्या है? क्रिया। लुढ़कता, रगड़ना, घसीटना, चलना, फिरना, दौड़ना, लौटना, पोटना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक। तो इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? क्रिया होगा। क्रिया में क्या होता है? किसी काम या कुछ होने का बोध होता है, इसलिए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक। चमकीला, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चमकीला में प्रत्यय है। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताए थे? कि अगर कोई भी शब्द का प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है, संधि पूछ रहा है, समास पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कम से कम इतनी समझने की कोशिश करिए, इतना काम करिए कि उस शब्द को तोड़ो, उसमें दिमाग लगाओ, तोड़ो कि कहाँ से टूट सकता है, उसका जो मूल शब्द है वो क्या हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये चमकीला है, चमकीला को अगर तोड़ेंगे तो चमकीला बना कहाँ से? तो सबसे पहले चमक शब्द होगा भाई, चमक होगा तब तो इसमें कुछ जोड़ेंगे।
चमक, चमक क्या है? चमक अपने आप में संज्ञा है। ठीक, अगर इसी में से आपको ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? चमकना। और जब चमकना हो गया तो क्या हो गया? ये हो गई क्रिया। जैसे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये क्या है? बादल का गरजना क्या हुआ? क्रिया हो गई। फिर बिजली का चमकना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो बिजली चमक रही है, तो बिजली का चमकना, और इस बीच वह दरिया में लुढ़कना, लुढ़कना, हाँ, चमकना, लुढ़कना, गर्जना, भभकना, हाँ, रोना, गाना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है, आपको बताया ही। तो ये चमक, तो चमक से में अगर ना लगा दिए हम तो क्या हो गया? चमकना। लेकिन चमकना क्या है? क्रिया है। उसके बाद अगर इसी में हम इला जोड़ दिए तो क्या हो गया? चमकीला। तो चमकीला क्या हो गया? चमकीला में इला प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो गया? ये प्रत्यय बन गया। और प्रत्यय बना तो कौन सा प्रत्यय बना? इला प्रत्यय। इला में कौन सा मात्रा रहेगी? तो बड़ी ई रहेगी। कारण इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चमकीला में प्रत्यय है तो इला प्रत्यय है। ये नहीं होगा, ये तब होता जहाँ पर ये छोटी मात्रा होती। तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि असंगत प्रत्यय का चयन कीजिए। असंगत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो हमने आपसे पहले ही बोला, इससे पहले भी प्रत्यय कर चुके। तो प्रत्यय में क्या बोले थे कि सबसे पहले शब्द को तोड़िए, मूल शब्द को लाइए। मूल शब्द अगर आपका शुद्ध निकल गया तो आप प्रत्यय अपने आप निकाल लोगे कौन सा प्रत्यय होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बुआई है, बुआई, तो बुआई का जो मूल शब्द होगा क्या होगा? वो बोना होगा। बोना क्या है? एक क्रिया है। ढुलाई, ढुलाई क्या है? ढोना। फिर पिसाई, पिसाई क्या है? पीसना। ठीक, तो इस तरीके से इसमें जो पिसाई, उसके बाद ढुलाई, पिसाई, बुआई, तो इसमें क्या लग रहा है? क्या भाव आ रहा है बाद में? आई। तो कौन सा प्रत्यय होगा? बुआई। ठीक, आई प्रत्यय लगा हुआ है। ढुलाई, बुआई, पिसाई, सब में आई प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। अर्थात कोई भी असंगत नहीं है, अर्थात सबके सब सही है। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा, रेखांकित शब्द है, अर्थात इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है वो लाइन क्या करे? साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा, अर्थात जहाँ पे शब्दों में जोड़ दिया जाता है, जोड़ देकर कोई बात बोली जाती है, तो यानी कि उससे पहले वो काम पहले करते थे। जैसे गांधी जी के ही बारे में कहा जा रहा है कि साबरमती आश्रम में भी, इसका मतलब है कि आप पूर्वानुमान लगाइए कि इससे पहले भी ये कहीं पिसाई करते थे। तो ये पहले पिसाई कहाँ करते थे? अपने घर में भी। गेहूँ पीसना हुआ, ये सब जैसे काम हुए तो ये अपने घर में भी खुद करते थे। तो वही बात हो रही है यहाँ कि साबरमती आश्रम जब स्थापित कर रहे थे तो वहाँ जो काम होता था वो सारे काम, दैनिक दिनचर्या वाले काम भी सब करते थे। उसके बाद सब तरीके से वहाँ पर सहयोग भी करते थे। तो वही कह रहे हैं साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है ये भी, ये क्या है? तो जब भी किसी शब्द में, किसी वाक्य में जोर दिया जाए, जोर देकर बोला जाए, तो वो क्या होगा? वो बल का आघात होगा। अर्थात ज़्यादा बल लगाया जाए, उसको दबाव दिया जाए तो क्या होगा? जैसे यहाँ भी क्या किया जा रहा है? ज़्यादा, जैसे भी, ही, हाँ। जैसे लास्ट वीडियो में हम आपको एक उदाहरण दिए थे कि तुम ही हमारी पुस्तक लेकर आना, आप ही हमारी पुस्तक लेकर आना। यानी इस बात का वो है कि आप किसी दूसरे से मत भिजवाना, जब आप आना तो आप ही लेकर आना। ठीक, तो क्या है?
तो ये बलाघात निपात, तो यहाँ पर दोनों है, निपात भी है बलाघात, ये दोनों निपात और बलाघात एक ही बात है। निपात शब्द दिया रहे तो भी, बलाघात दिया रहे तो भी, तो इसमें जो भी है वो क्या है, निपात है अर्थात बलाघात है, अर्थात जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों होगा। अब कह रहा है कि संगत विकल्प का चयन करें, संगत विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि लंगोट धारण करने वाला, लंगोट धारण करने वाला, लंगोट एक तरीके का क्या है, वस्त्र है जिसे लोग पहनते हैं। तो क्या है, सन्यासी जो पहनते हैं, संत महात्मा भी पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। तो लंगोट धारण करने वाला क्या कहलाता है, तो दिया है कौपीनधारी। दूसरा करा काम करने वाला, काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, कारकुन। किसी ली हुई वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना क्या है, प्रतिदान। ठीक, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, अर्थात कोई गलत नहीं है। लंगोट धारण करने वाले के लिए जो एक शब्द होगा क्या होगा, कौपीनधारी। काम करने वाला के लिए क्या होगा, एक शब्द कारकुन होगा। और ली हुई वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु न दे पाना क्या होगा, प्रतिदान होगा। ठीक, दूसरी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी देना क्या होगा, प्रतिदान। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी, अर्थात सभी के सभी सही है, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है। अब इसे भी आप तोड़ दो, अगर आपने तोड़ लिया तो ये मान के चलो कि आपने समास सही पकड़ लिया, कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव में क्या होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व में क्या होता है, पूर्व और उत्तर दोनों, पूर्व प्लस उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य होता है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान। ठीक, तो आइए समझते हैं पूछ क्या रहा ये, रसोई घर। तो तोड़ो तो बनेगा क्या, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि तत्पुरुष में, तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष के लगभग वैसे तो 4 भेद होते हैं। अगर उसको भी मान लिया जाए, कर्म को भी मान लिया जाए और द्विगु को भी मान लिया जाए तो 6 हो जाता है, लेकिन उनको नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा जो है एनसीईआरटी मान रहा है कि समास के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद आपको मालूम ही है कौन कौन से हैं, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो 6 समास। तो रसोई के लिए घर, तो कारक एवं विभक्ति के आधार पर भी तत्पुरुष समास बनते हैं। तो कारक एवं विभक्ति के आधार पर हमने कल आपको समास बताए थे और विभक्तियां भी बताए थे, कौन कौन से होते हैं। तो तत्पुरुष बनाने के लिए 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, कर्म कारक और करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और बताओ संबंध कारक, फिर अधिकरण। इन कारकों के सहयोग से, इनके विभक्तियों के सहयोग से क्या बनता है, तत्पुरुष के समास बनते हैं। तो कर्म का क्या था, कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग, संबंध का के की या न ने नि, अधिकरण में या पर।
इसी के आधार पर बनता है। तो अब आप सीधे समझ लेंगे कि ये क्या है, के लिए, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर में क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कर रहा है, धनुष टंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। व्यंजन में क्या होता है, तो व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन होता है। ठीक, विसर्ग में क्या होता है, तो विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन होता है। अयादि क्या है, तो अयादि स्वर संधि का ही एक भेद है। तो समझने की बात यह है कि सबसे पहले इसे तोड़ो कि इसका जो है संधि विच्छेद क्या हो रहा है, तब उसके आधार पर पता लगे कि कौन सी संधि है। तो जो इसका विच्छेद होगा क्या होगा, धनु धन टंकार, धनु धन टंकार अर्थात धनुष टंकार। तो अब ये स कहाँ से आ गया, ये मूर्धन्य स कहाँ से आया, तो इसका जो रूल है वो रूल ये है कि ई या उह, अर्थात इह या उह, उसके बाद प्लस इधर वाला पोर्शन, ये इधर का पोर्शन है। इह या उह के बाद कख या टठ या प फ। अगर ये शब्द आते हैं, ये वर्ण आते हैं, समझ लीजिए इह या उह के बाद कख टठ प फ, अगर ये वर्ण आते हैं तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब कंडीशन देखो, यहां पर इह तो नहीं लगा है लेकिन उह तो लगा है। धनु ध नुह, नुह को इसको उह, नुह उह, तो उह तो भाई लगा है। तो एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है। दूसरे में देखो कह रहा था क ख ट ठ या प फ लगे, तो यहां पर देखो कंडीशन क्या लगी है, टंकार है, अर्थात दूसरी भी कंडीशन क्या लगी है, ट लगी है। तो अब उह धन ट, तो ट की जगह कह रहा क ख ट ठ प फ की जगह पर क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स। तो फिर इसमें लाके यही जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, धनु टंकार। तो धनु टंकार क्या होगा, हमने क्या बोला आपसे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आएगा। अगर स्वर या व्यंजन में से कोई भी वर्ण आता है तो यहाँ क्या आया है, व्यंजन आया है। तो ठीक, और क्या है यहाँ विसर्ग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि होगी। ठीक, इस तरीके से जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक भाषा है जो बोलचाल की भाषा हो, जो सांकेतिक भाषा हो, जो सांकेतिक एवं बोलचाल की भाषा हो। तो भाई जो बोलचाल की भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी, सवाक भाषा होती है, अर्थात जो बोल रहे हैं हम, आपकी जो विनिमय प्रणाली है ये क्या है, मूक तो है नहीं। जब मूक होगी तो हम इशारों में कहेंगे ऐसे करो ऐसे करो, ये सब क्या है, मूक है। हाँ, तो सांकेतिक भाषा तो यही जो होगी ये सांकेतिक होगी, और सांकेतिक एवं बोलचाल की भी भाषा नहीं होगी, इसलिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरीके की हम संभावना करते हैं कि आगे भी सवाल पूछे जाएंगे KVS में, तो इसलिए आपके PRT, TGT और PGT को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, और ये कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक एग्जाम पूरे नहीं हो जाते। तो आप लोग इसको देखिए, और जो कमियां जहां आपको समझ में आए उस कमियों को अपनी सुधार करते हुए और आगे अभ्यास करते हुए परीक्षा दीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।